देखो, हमने एक पिन को ग्राउंड लगाया और मल्टीमीटर की एक पिन को यहाँ लगाओ, तो इस पे बीप नहीं देगी, इस पे भी बीप नहीं देगी, इस पे भी 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 नहीं देगी, सब पे नहीं देगी। पता है, कई बार एक बॉल शॉर्ट होती है बस। जब आप ये सब कनेक्टेड दिखा रहा है ना, ये सब कनेक्टेड आईसी का कनेक्शन दिखा रहा है। वो जो आईसी के बोर्ड का कनेक्शन है, आईसी के अंदर ना इतनी सारी बॉल पे इसीलिए वोल्टेज जा रही है कि आईसी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे जा रही है। तो कोई एक डिपार्टमेंट शॉर्ट होगा ना, तो जैसी आईसी लगेगी तो ये पूरे शॉर्ट हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। हाँ। और ऐसा। ऐसी सिचुएशन में आपका सीपीयू लगाने के बाद क्या बोलते हैं, जीरो हो जाती है वोल्टेज। तो कभी भी अपन को क्या करना है कि जब भी सीपीयू लगाते के बाद बार बार बक शॉर्ट हो रहा है, तो एक मल्टीमीटर की पिन कहाँ रखो? ग्राउंड पे। कहाँ रखो? ग्राउंड पे। और हाँ। मल्टीमीटर की दूसरी पिन से हर बॉल की रीडिंग लो। अगर कोई बॉल शॉर्ट मिल गई तो समझ लो कि आपका सीपीयू क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है। समझ में आया? हम्म। नहीं आया? ऐसा इशारा कर करके सिंगल बॉल तो वो दिखा रहा है, उसकी शॉट दिखा रहा है। तो वो वाली बॉल सर बंदा बनाए ना, या फिर ये काम करेगी जो वो वाली बॉल पे ये काम करेगी, यूवी ग्लू लगा दे। तो लगा जिस देना। तरह वो आपने बताया था 3 पॉइंट वो यूएसबी वाली, हाँ, लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। वही वाला सर्किट काम ही ना करेगा, बाकी तो करेंगे। जो सेक्शन नहीं होगा, जैसे ऑडियो सेक्शन नहीं चलता होगा, जहाँ कोई भी सेक्शन नहीं एक चलता होगा वो नहीं चलेगा, बाकी सेट तो ऑन हो जाएगा। मॉडेम की छोड़ के कोई भी वोल्टेज पे यूबी नहीं लगा सकते, वो सेट ऑन नहीं होगा। ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे इसमें आपको बिल्कुल जुगाड़ नहीं करना है। ठीक है। अगर ये शॉर्ट होगा तो सीपीयू शॉर्ट होगा। ठीक है। इस तरीके से बग की सॉर्टिंग को आप डायग्नोसिस कर सकते, मतलब बग ना बनना। एक मैंने इतने सारे रीजन बता दिया। अब आपके हाथ में है कि इसको कैसे आपको डायग्नोसिस करना है। अब इसमें किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। तो जब भी अगर बग ना बने तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा फॉल्ट ना बग के शॉर्ट होने से आता है। बग शॉर्ट हो जाती है, तब आपके ड्रॉप होते हैं बग, और उसके बाद से सीपीयू का इशू बहुत ज्यादा आता है आजकल के फोन में। ठीक है। उससे भी आपके बग वोल्टेजेस ड्रॉप हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग को क्या बार बार बोलना पड़ेगा कि आप लोग अपना माइक बंद करके रखो? आपका मोबाइल फोन है, माइक है, आपको सिर्फ क्लिक ही तो करना है। पता नहीं। ठीक है, देखिए। ठीक है। अब मान लो कोई फोन आपके पास आया, पूरी बक बन गई। ठीक। उसके बावजूद फोन नहीं ऑन हुआ। ऐसा होता है ना कि पूरी बग बन गई, उसके बावजूद फोन ऑन नहीं हुआ, यस तो क्या सर, यस करोगे? सर, यस सर। आप क्या करेंगे बताओ? कुछ आइडिया दो। अब क्या करें, किया जाए? सर सर फोन फोन रिस्टार्ट का एक लाइन बताए थे ना सर कल आप तो, वो नहीं, और पीएस उसके वर्ड चेक अलावा? करेगा। उसके अलावा? नहीं, देखो, पीएस होल्ड तो बनेगा नहीं, क्योंकि सेट डेड है, तो पीएस होल्ड नहीं बनेगा। पीएस होल्ड पे तो जा ही मत अभी। ठीक है। देखो, अगर मान लो ये अगर पूरी बक बन गई और उसके बावजूद हमारे फोन के अंदर स्टेट ऑन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में अब आपका, आप अंदाजा ये लगाओ, देखो यहाँ पे ये अंदाजा लगाओ। आपको अंदाजा ये लगाना है कि हो सकता है कि मेरा कोई एलडीओ शॉर्ट कर गया हो। क्योंकि देखो, एक सीपीयू को ऑन होने के लिए क्या क्या चाहिए? S4 बक चाहिए, बक चाहिए, बक चाहिए, बक चाहिए, ये बग। तो हमने तो ये पूरी बग चेक कर चुके हैं। कर चुके कि नहीं कर चुके? ये पूरी बग चेक हो गई कि नहीं हो गई? हेलो? यस सर, हो गई। हाँ। तो अब अपन को चेक करना है एलडीओ। अब देखो, ये जो बूट सीक्वेंस है, इसमें ऐसी कौन कौन सी वोल्टेज है जो हमने नहीं चेक की, और इन सभी वोल्टेज के शॉर्ट होने से पीएस होल्ड ड्रॉप मार देगा। देखो क्या क्या। एमपीपी, L5, एक्सो की वोल्टेज, L7, रैम की वोल्टेज, L3, L13, L8, L12, L11 और बीबी क्लॉक। अगर इसमें से एक भी वोल्टेज शॉर्ट कर गई, ठीक है,
तो आपका फोन ऑन नहीं होगा, भले पूरी बग बनती हो। ठीक है। और इसका इम्पेक्ट बग पे भी पड़ता है। अगर 1.8 जैसी लाइनें शॉर्ट होने से आपकी जो बग वोल्टेज है वो भी फ्लक्चुएशन में आ जाती है। ठीक है। तो अपना दूसरा अटैक होगा एलडीओ लाइन पे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अब आपको लगता होगा यार एलडीओ तो बहुत सारी है, अब मुझे कैसे याद रहेगा कि L5 कौन सी है, एक्सो की कौन सी है, L7 कौन सी है, LPDDR कौन सी है, L3 कौन सी, ये मुझे कैसे याद रहेगा? हर फोन की कहानी अलग अलग होती है। तो मुझे बस इतना लेकिन पता है कि बक बनने के बाद अगर सेट ऑन नहीं हुआ तो मेरा दूसरा अटैक एलडीओ का होने वाला है। क्योंकि एलडीओ अगर शॉर्ट कर जाएगी तो भी आपका फोन ऑन नहीं होगा। इसका रीजन पहले मैं बता दूं क्यों नहीं ऑन होगा, पहले समझो यहाँ पे। देखो, ये जो एक्सो की लाइन है 1.8, ये हमारे फोन के क्रिस्टल को ऑन करती है। अगर हमारे फोन का क्रिस्टल ऑन नहीं हुआ तो क्या होगा? बीबी क्लॉक नहीं बनेगा, और बीबी क्लॉक नहीं बनेगा तो आपका सीपीयू ऑन नहीं होगा। क्या बोलते हो? हेलो। यस सर। ठीक है। हाँ जी आपने सर। अपन को ना अपने दिमाग में भरना है, मतलब मैं जो 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 बता रहा हूँ ना, इसी का यूटिलाइज करके आपको इसको अप्लाई करना है मोबाइल फोन में। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे L5 लिखा है, ये एक VIO वोल्टेज होती है, VIO इनपुट आउटपुट, ये हर फोन में होती है। आपको याद है, हमने पढ़ा था कि I2C प्रोटोकॉल में एक पुल अप आती है 1.8, याद है आपको? यस सर। हाँ। तो VIO की जो 1.8 वोल्ट की जो सप्लाई होती है ना, वो बहुत सारे प्रोटोकॉल लाइन का इनपुट होता है। तो एक बात बताओ, अगर VIO नहीं बनेगी तो प्रोटोकॉल ऑन होगा क्या? और अगर प्रोटोकॉल नहीं ऑन होगा तो बहुत सारे सर्किट ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल काम यस नहीं सर। करेगा। नहीं समझे? तो कहने का कहने का मतलब ये है कि एक 1.8 बहुत जरूरी है, मतलब ये एकदम कंपलसरी है। उसी तरीके से हमारी जो एक्सो की लाइन है, इसको 1.8 जिससे क्रिस्टल ऑन होता है, ये भी वोल्टेज बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो L5 ये 1.8 है ना, ये हमारी EMMC का भी इनपुट है। मतलब अगर ये ड्रॉप हो गई तो नैंड ऑन नहीं होगी, नैंड ऑन नहीं होगी तो आपका सेट ऑन नहीं होगा। देखो बहुत सारी कहानियां हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो L7 वाली जो वोल्टेज है, ये वाली जो वोल्टेज है, ये PLL मोड के लिए होती है, ये CPU के बफर जोन में जाती है। अगर ये भी वोल्टेज ऑन नहीं होगी तो सीपीयू आपका ऑन नहीं होगा। ये सीपीयू की इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। इसके अलावा भी ये बहुत सारे कोडेक सेक्शन में भी जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है BREF LPDDR 0.6, हमारी जो रैम होती है ना, उसको ऑन करने के लिए 0.6 की सप्लाई चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है। और रैम ऑन नहीं हुई तो सेट ऑन नहीं होगा, डाटा का ट्रांसमिशन नहीं होगा। यहाँ पे एक लिखा है VREG L3 0.9 वोल्ट है, और ये वोल्टेज जो होती है PLL मोड के लिए होती है, सीपीयू के अंदर जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्लीप क्लॉक अगर खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। स्लीप क्लॉक अगर मतलब ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है, सेट लंबी बूटिंग में जाएगा लेकिन ऑन हो जाएगा। उसी तरीके से L13 जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है 3.3 तक बनती है यूएसबी की। अगर ये वोल्टेज ना बनेगा तो देखो क्या क्या फॉल्ट आएगा। एक तो तुम्हारा पोर्ट नहीं बनाएगा, और ऑडियो आईसी में माइक काम नहीं करेगा, पूरे माइक बंद हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन सेट ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर ये लाइन शॉर्ट कर गई तो सेट ऑन नहीं होगा। अगर ये वोल्टेज नहीं बने तो सेट ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वोल्टेज शॉर्ट हो गए तो सेट ऑन नहीं होगा। ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा है VREG L8 2.9, ये जाती है नैंड में। नैंड की दो वोल्टेज होती है, आपने सॉफ्टवेयर में पढ़ा होगा, VCC और VCCQ। तो 1.8 तो यहाँ मिल गई अपन को ऊपर, और एक आती है 2.8। जब ये दोनों वोल्टेज मिलेगी तभी आपकी EMMC ऑन होगी। तो अगर ये दोनों में से एक भी वोल्टेज नहीं मिली तो आपकी EMMC ऑन नहीं होगी, सेट ऑन नहीं होगा, पोर्ट बनेगा लेकिन। उसके बाद एक SD कार्ड की वोल्टेज होती है 3.0, ये भी जरूरी है। और यहाँ पे एक 3.0 एक और होती है कार्ड की, ये भी जरूरी है। तो ये दोनों वोल्टेज भी आपको चेक करना है। और आखिरी में आपका बनता है बीबी क्लॉक। बीबी क्लॉक यानी वही वाला जो क्रिस्टल बनाता है।
और इसके बाद आपका पावर आईसी एक रीसेट सिग्नल भेजती है सीपीयू को, और फिर आखिरी में सीपीयू भेजता है एक वोल्टेज पावर आईसी को, और आपका सेट हो जाता है ऑन, पोर्ट बना लेता है। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पूरी बक बन गई और फिर भी सेट ऑन नहीं हुआ, तो भाई आपको एलडीओ पे अटैक करना है। अब देखो, अब बीमारी यहाँ पे एक आती है। अब एलडीओ पे तो काम करना है, लेकिन कौन सी एलडीओ पे कहाँ काम करना है आपको कैसे पता चलेगा? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो फोन है एक छोटा सा बच्चा सा फोन है जिसमें 5 कॉइल लगी है, ठीक है। लेकिन जब तुम बड़े बड़े सर्किट का बूट सीक्वेंस अगर निकालोगे, देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि हम किसी बड़े सर्किट का बूट सीक्वेंस निकालते हैं, ठीक है। तो जब बड़े सर्किट का बूट सीक्वेंस निकालोगे तो इतनी बक वोल्टेज बनती है। देखो ये देखो, पीएम 845 की कितना बड़ा बूट सीक्वेंस है। अब तुमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी है? तो भैया ये जो बूट सीक्वेंस खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। अगर देखो, एक तो होता है कि अंदाज पे रिपेयरिंग। अंदाज पे मतलब होता है कि मैं ये पूरी एलडीओ वोल्टेज देख लूंगा और मेन मेन एलडीओ याद कर लूंगा। जैसे मेन मेन एलडीओ कौन सी होती है? एमपीपी, ये हर फोन में बनेगी। 1.8 वीआईओ, मैं भी आपको बताऊंगा बिना बूट सीक्वेंस को कैसे चेक करते हैं। 2.8 ईएमएमसी की, 0.6 रैम की, 1.2 रैम की, 3.3 यूएसबी की, पावर ऑन रीसेट की 1.8। ठीक है, अगर आप इतनी वोल्टेज को चेक कर लेते हो तो इसमें आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाता है कि आपकी एलडीओ की कंडीशंस क्या है, क्या आपको सीपीयू रिवॉल्व करना चाहिए कि नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि एकदम मैं सीक्वेंस से पूरा काम करूंगा, तो एक एक वोल्टेज मुझे पता होनी चाहिए कि भाई मेरी बक बन गई तो ये वोल्टेज मुझे, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज। तो इसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। हर आदमी को करना पड़ता है, किसी को भी करना पड़ेगा। ये जो आईसियां होती है, अगर एक आईसी का तुम बूट सीक्वेंस मार्केट में लेते हो, जैसे 439, मैंने अभी आपको दिखाया 439, तो आप यहाँ पे देखोगे 439 का बूट सीक्वेंस कहाँ है? PM439, इसका बूट सीक्वेंस देखो, अगर मिल गया तो आप कितने फोन को रिपेयर कर सकते हो? देखो कितने फोन में 439 लगी है। ये तो वो फोन है जो बोर्नियो ने दिया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फोन है जिसमें 439 लगी है। तो आप इसमें एक एक वोल्टेज को पता कर सकते हो कि पहली कौन सी बन रही, दूसरी कौन सी बन रही, तीसरी कौन सी बन रही, चौथी कौन सी बन रही। ठीक है, तो अब ये कई लोग बोलते हैं हमको दे दो हम खरीद लो। नहीं भैया, ये सब चीजें आपको खरीदने से भी नहीं मिलेगी। अगर आप खरीदने जाओगे ना, कुछ फुट सीक्वेंस आपको मिल जाएंगे बोर्नियो में। बोर्नियो में है कुछ पुराने वाले, कुछ मिक्स है, कुछ ढूंढोगे तो आपको 4-5 मिल जाएंगे। ये खरीदने से भी नहीं मिलते हैं, ये लीक होते हैं, बहुत मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं, लीक होते हैं कंपनी से, तब लोग एक दूसरे को बेचते हैं, ऐसे पर्चे बांटते हैं। ठीक है, तब जाके एक स्पेसिफिक डाटा मिलता है डेट का, और तब जाके आप लोग फोन को सही तरीके से रिपेयर करते हो। ठीक है, ये इसका एक्चुअल ट्रूथ है डेट सेट को रिपेयर करने का। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरा स्टेप आपको क्या लेना है? देखो, दूसरा स्टेप आपको ये लेना है कि अगर कोई भी पावर आईसी होती है, जैसे ये पावर आईसी है, देखो ये पावर आईसी है, और इस पावर आईसी के नीचे देखो कितने कैपेसिटर लगे हैं। देखो, हेलो, कितने होंगे गिनती के? 1 2 3 4 5 आ रही है सर। मुश्किल से 50-40 ऐसे होंगे। हाँ, हाँ जी सर, हाँ सर। देखिएगा थोड़ा। हाँ, जैसे मान लो ये आपकी पीएम है, ये, ठीक है, ये इसका एलडीओ सर्किट है, इतनी सारी एलडीओ निकल रही है। ठीक है, आप देखो हर एलडीओ सर्किट के आउटपुट में एक एक कैपेसिटर लगे हैं, लगे कि नहीं लगे? लगे कि नहीं लगे? तो अगर ये वोल्टेज मान लो यहाँ से निकली और सीपीयू को गई, मान लो एग्जांपल, तो अगर ये वोल्टेज सीपीयू तक नहीं पहुंची तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? मान लो कोई वोल्टेज यहाँ से निकली, ऐसे करके निकली, ये वोल्टेज सीपीयू से यहाँ से बनी और पीएम पे गई, सॉरी, पीएम से निकली और सीपीयू पे गई, ऐसे करके।
तो अगर पीएम से निकली और सीपीयू तक नहीं पहुंची तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कोई बताओ। या सीपीयू तक वोल्टेज नहीं पहुंची, इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। सर वन लाइन टूट गया था, हाँ, कैपेसिटर एक तो हो सकता है लाइन टूट गई हो। दूसरा, कैपेसिटर कोई लीकेज। हाँ, दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई कैपेसिटर शॉर्ट कर गया हो। मान लो इसके लाइन में कुछ कैपेसिटर लगे हैं और अगर ये शॉर्ट कर गया तो ये वोल्टेज यहीं पे क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों नहीं हो सकता ऐसा। पावर आईसी के पास अंदाज से हर कैपेसिटर की रीडिंग लेनी है। ये पावर आईसी के पास जितने भी कैपेसिटर लगे हैं इसको पूरा चेक करने में आपको कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट। आपको हर कैपेसिटर की रीडिंग कैसे लेनी है थोड़ा ध्यान से देखो। आपको मल्टीमीटर उठाना है, इसको डायोड मोड पे करना है, ठीक है। और डायोड मोड पे करके आंख बंद करके रीडिंग नहीं लेनी है, आंख खोल के रीडिंग लेनी है। रीडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि बस वैल्यू देख लिया, हाँ ठीक है ठीक है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। सुनो, जितनी भी एलडीओ लाइन की रीडिंग होती है ना, वो आपको 250 प्लस मिलनी चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, 250 से लेकर 400 के बीच में मिलनी चाहिए। अगर किसी एलडीओ लाइन की रीडिंग 100, 90, 140, 150 आ रही है तो उस पे आप संभावना व्यक्त कर सकते हो कि हो सकता है लाइन लीक कर गई हो। कई बार देखो ऐसे रीडिंग लेते हैं, देखो मैं बताता हूँ। जैसे ऐसे रीडिंग ले रहे हैं, देखो एक पिन ग्राउंड लगा लो रेड वाली, देखो मैंने रेड ग्राउंड लगा लिया है। और रीडिंग कैसे ले रहे हैं, कुछ इसमें बीपीएच, जैसे इसकी रीडिंग लिया आपने, कितनी आई देखो रीडिंग, ये ठीक है। इसकी रीडिंग 450 देखो आ रही है ना। तो ऐसे रीडिंग लेते गए सबकी आ रही है, सोचते हैं सब ठीक है ना। आप एक एक रीडिंग को मेजर करो, क्योंकि देखो ये जितने कैपेसिटर लगे ना पावर आईसी के पास, या तो ये बीपीएच लाइन के होंगे या तो फिर ये एलडीओ लाइन के होंगे। तो अपन को एक एक करके पूरे कैपेसिटर को चेक करना होगा। इसमें कोई ऐसा कैपेसिटर नहीं मिलनी चाहिए जिसके दोनों सिरों पे 0.00 की रीडिंग आए। जैसे मान लो हर कैपेसिटर का एक सिरा तो ग्राउंड होगा तो इसकी रीडिंग 0.00 आएगी देखो। और एक जो सिरा होगा उस पे रीडिंग आनी चाहिए 250 से 500 के बीच में या 400 के बीच में। तो इसका मतलब ये नॉर्मल रीडिंग्स है एलडीओ की। अगर कोई कैपेसिटर, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये कैपेसिटर में यहाँ से आया 00 और इधर चेक कर लिया इधर भी आया 00, तो पक्का ये कैपेसिटर क्या हो गया है, शॉर्ट। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अगर अपन को कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट मिलता है तो उसको कॉपी पेस्ट करके देखेंगे किस लाइन का कैपेसिटर है। क्योंकि पानी में गिरने से ज्यादातर VIO 1.8 में शॉर्टिंग आती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए कि आप रिपेयर कर रहे हो, रिपेयर करते करते आपको एक लाइन, एक कैपेसिटर ऐसा मिला कि जिसमें शॉर्टिंग आ गई। मान लो ऐसा होता है, कई बार, बहुत बार होता है शॉर्ट वाला, ये कहानी बहुत गड़बड़ है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो आप रिपेयरिंग कर रहे हो और रिपेयरिंग करते करते आपको एक यहाँ पे लाइन शॉर्ट दिख गई, जैसे ये वाली लाइन शॉर्ट हो गई। ठीक है, ये लाइन आपको शॉर्ट मिली। तो पावर आईसी से निकलने वाली एक, ये तो बीपीएच हो गई, इसको ये शॉर्ट होगी तो ऑटो एम्पीयर लेगा, इसको छोड़ देते हैं, इसको अपन बक्स देते हैं। देखो ये वाली लाइन मान लो शॉर्ट मिल गई। देखो ये लाइन आपकी पीएम से निकलती है, 1.2 की लाइन है, ठीक है, रैम वाली। और ये निकल के एलपीडीडीआर इतने कैपेसिटर से होके रैम पे भी जाएगी और सीपीयू पे भी जाएगी और पावर से निकलेगी। ठीक है। तो जितने भी कैपेसिटर है वो दोनों साइड से क्या देंगे, बीप देंगे। तो आपको तुरंत पता चल गया कि इसकी यही वाली एलडीओ शॉर्ट होने से आपका सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो बताओ क्या करेंगे, कैसे शॉर्टिंग हटाएंगे इसकी। अगर मान लो ये कैपेसिटर शॉर्ट मिल गया, कैसे शॉर्टिंग हटाएंगे। हाँ, नहीं तो जीआर चेक किए सब बीप देगा ना, अगर एक शॉर्ट होगा तो सब बीप देगा। क्या करेंगे। आप बैटरी दिए ना मेरे को, वो नहीं चल रहा, देख लो।
क्या करेंगे, सब बीत देगा, क्या करेंगे पर अभी ये क्या करना क्या है इसमें ये बताओ। मान लो आपको ये कैपेसिटर शॉर्ट मिला, पूरे जितने हैं सब बीत दे रहे हैं और सेट ऑन नहीं हो रहा, तो पक्का ही लाइन शॉर्ट है ना। क्योंकि इस लाइन की रीडिंग कितनी आनी चाहिए, 250 से 500 के बीच में, लेकिन दोनों साइड से बीप आ रही, तो क्या करोगे। इसमें पावर भी शॉर्ट हो सकती है, पूरे कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकते हैं, सीपीयू भी शॉर्ट हो सकता है और रैम भी शॉर्ट हो सकती है। तो किसको निकालना जाए पहले। पहले तो ये देखो चार्ज है या नहीं बैटरी। नहीं है तो चार्जिंग में फोन में कमी है सर बैटरी। रोजिन डाल के ही चेक नहीं कर सकते ना। आप नहीं अरे तो बोलोगे, बोल, हम बताएंगे ना। बोलो ना, कुछ बोलोगे तब तो मुझे पता। ना सर रोजिन डाल के कोई चेक नहीं कर सकते। कहाँ रोजी डालना है, मोबाइल फोन के अंदर की मोबाइल फोन के बाहर। कहाँ रोजी डालोगे। बैटरी चार्ज ही नहीं हो रहा, चार्ज कहाँ से रहेगा। आप लोग क्या करते हैं वैसे, हमें बताओ, आप लोग क्या करते हो बैटरी जब की ऐसा कमी होता है। नहीं है, फोन में कमी है वो। लाइन जहाँ 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 वो जगह पे रोजिन डाल के चार्जिंग नहीं हो रहा है, हम चार्जिंग। कितने वोल्टेज के वोल्टेज इंजेक्ट कर नहीं हो सकते रहा हैं। आपका फोन प्रॉपर। कितना वोल्टेज वैसे इंजेक्ट करते हो आप लोग। तो स्कीमेटिक में देखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे आती है 1.2। आंटी उस दिन भी बोला है ऊपर से खुलेगा, जी टूटेगा, रिस्क रहेगा। वही 1.2 वोल्ट 5 एम्पियर 5 एम्पियर। चार्जिंग बनाने में आपको पता है एलईडी हाँ, लाइन में मैक्सिमम 2 एम्पियर का करंट होता है, 5 एम्पियर दे दोगे, ऐसा ऐसा जुल्म मत करो। और कॉम्बो भी टूट रहा है जी इसका जी ऊपर का। अरे प्रॉपर अगर यहाँ पे अपन करंट देंगे तो आपकी रैम में भी जाएगी और सीपीयू में भी जाएगी, ले रहा तो चलेगा कहाँ से। खराब जी। होने के चांसेस पूरे हैं। एम्पियर कहाँ ले रहा है देख। सर पहले कैप दिखा क्या बोलते हैं वो निकाल के देख लेंगे कितने कैप हैं। लेकिन यार बहुत सारे इसमें तो बहुत सारे कैप है। नहीं 4 5 6 7 8 9 10 टोटल मिला के तो 20 भी नहीं है। तो नहीं तो फिर वो निकालनी पड़ेगी, एमसीयू निकालनी पड़ेगी और सीपीयू भी निकालना पड़ेगा और पावर भी निकालनी पड़ेगी। निकाल के देखनी पड़ेगी शॉर्टिंग की है कि नहीं। ठीक है, देखो यही तरीका ये, ना। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, मतलब प्रॉब्लम है। आप देखो अगर ऐसे एलडीओ 1.8 की एलडीओ बहुत बार शॉर्ट मिलती है। आप लोग जब रिपेयरिंग करोगे ना, देखना एक बार, जब भी आपका सेट लो बूटिंग में होता है ना, तो कई बार 1.8 की एलडीओ शॉर्ट होती है और इसका बग पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार 1.8 के शॉर्ट होने से जो अपना बग सर्किट होता है ना, उसकी वोल्टेज अप डाउन होती है, स्टेबल नहीं होती, पता है आपको। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इस टाइप के सर्किट आपको शॉर्ट मिलते हैं तो डेफिनेटली पावर भी शॉर्ट हो सकती है, रैम भी शॉर्ट हो सकती है और सीपीयू भी शॉर्ट हो सकती है और कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकते हैं। तो इस पे अगर हम करंट देते हैं किसी भी कंपोनेंट पे, तो ये करंट पावर पे भी जाएगा, रैम पे भी जाएगा और सीपीयू भी जाएगा। ये बिल्कुल सेफ नहीं है भाई। अगर आपका दिमाग घुमा, थोड़ा सा ज़्यादा दे दिए तो कहानी खराब हो जाएगी। फिर बात समझे, अगर आपने थोड़ा ज़्यादा करंट दे दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। देखो सबसे पहले टेक्निकली अगर अपन देखा जाए तो लोग क्या करते हैं, एक बार सीपीयू उतार के देखते हैं, फिर शॉर्टिंग नया करते डाल हैं। दो, निकाल लो, नया डाल दो। अगर शॉर्टिंग हट गई हाँ, तो सीपीयू खराब था, रिवॉल्व करके लगा दो। लेकिन अगर सीपीयू उठाया फिर भी शॉर्टिंग नहीं निकली, तो फिर इसको उठा के देखते हैं। अगर इसको निकालने से शॉर्टिंग हट गई तो ठीक है, और अगर नहीं हटी तो इसका मतलब दोनों ठीक है। तो फिर पावर आईसी को उतार के देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं। मतलब रिपेयरिंग करने वाले एक एक करके उठा के देखते हैं, क्योंकि इतने सारे, आप देखो इस लाइन में 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं, ठीक है। तो अब इतने कैपेसिटर को बारी बारी से निकालना थोड़ा सा, मतलब देखो निकालने वाले निकालते हैं, मैं कुछ बोल नहीं रहा, निकालने वाले निकाल सकते हैं। देखो इसमें आप क्या करो, सबसे पहला मैं बताता हूँ। इसमें आप क्या करो कि मोबाइल फोन में बैटरी लगाओ, चार्जर लगाओ और थर्मल के नीचे रखो मोबाइल फोन को। पहला कॉन्सेप्ट तो ये कहता है, कुछ भी छूने की जरूरत नहीं है, ना पावर आईसी, ना रोजिन, ना रैम, ना सीपीयू, कुछ मत छुओ। आप इस फोन में बैटरी फुल चार्ज लगाना, फुल चार्ज बैटरी, और चार्जर लगा देना फोन में, क्योंकि चार्जर लगाते ही आपका फोन का पूरा बक बन जाएगा और एलडीओ भी बनने की कगार पे आएगा, लेकिन एलडीओ शॉर्ट होने की वजह से जीरो हो जाएगा। और जैसी एलडीओ लाइन शॉर्ट होगी, जीरो होगा, वैसे ही कुछ समय बाद, तुरंत गर्म नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है कि आपकी रैम अगर शॉर्ट होती है ना, तो रैम हल्की हल्की गर्म होने लगती है।
अगर सीपीयू शॉर्ट होता है ना तो सीपीयू हल्का हल्का गर्म होने लगता है, और अगर पीएन शॉर्ट होती है तो पीएन भी हल्की हल्की गर्म हो सकती है, ठीक है। और कई बार ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो ना ये भी गर्म हो जाते हैं, लेकिन इसका रेशियो मात्र है 50%। 50% थर्मल से कई बार पता चल जाता है कि मुझे पीएम को उठाना है कि रैम को उठाना है कि सीपीयू को उठाना है या कोई कैपेसिटर शॉर्ट है। तो अगर आपके पास थर्मल है, अगर 50% भी आपको पता चल जाए तो आप पूरी आईसी को उठाने से बच सकते हो। क्या बोलते हो? क्या टिप करने के लिए? यस सर। अगर इतना थर्मल पे लगाने से भी हमारे साथ भी होता है, कई बार गर्म नहीं होता, ये ट्रूथ है। मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि थर्मल पे लगा दोगे एवरीथिंग इज फाइन, नो 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 नो। थर्मल पे 50% लेकिन फाइन है भाई। कोई भी बड़ा फोन होगा, इतनी जगह वोल्टेज जाएगी तो तुम थोड़ी उस पे हीट मारोगे सब आईसी पे। इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अगर मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, थर्मल पे कुछ भी गर्म नहीं हुआ तो देखो मेरे हिसाब से अगर माइक्रोन की चिप है, कौन सी चिप है? सस्ता मंदा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। माइक्रोन की। माइक्रोन की, तो कभी भी इस एलडीओ लाइन की रीडिंग लो आती है, सिर्फ माइक्रोन में, ठीक है। और ऐसे फोनों में आप सबसे पहले इसको उठा के देख सकते हो अगर माइक्रोन की लगी है तो। नहीं होगा फिर भी, यही तो हम समझा रहे हैं आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा शॉर्ट होती है। एक दिन नहीं हो तो फोन जब लियो, भी खत्म हो गया कोई फोन। ऐसी वोल्टेज जो सीपीयू में मर भी रहे हो जाती कोई हो फोन और की। ईएमएमसी में भी बहुत जाती ज्यादा हो पुराना फोन तो हो गया। उसमें 12-70-80 साल को रोक हो जाए तो मेरी 70% में बस सीपीयू उठा के देखना चाहिए, ये बहुत बार शॉर्ट होता है। समझो थे 20% में नहीं ले लो, ईएमएमसी बार उठा बार के पीछे देख लेना मतलब कोई चाहिए। अगर ऐसा ही इन कह दोनों को निकालने के बाद भी शॉर्टिंग नहीं हटी तो अब आप फ्री हो 1000 वोल्टेज रुपया देने के बटन लिए। वालों ले लियो यार। अगर मान लो इन दोनों को आपने हटा दिया और शॉर्टिंग नहीं हटी तो इस लाइन में अब क्या बचा? पावर आईसी और कैपेसिटर। दे दो वोल्टेज, कैपेसिटर दे दो वोल्टेज 5 एम्पियर। लेकिन अभी तक ऐसे जो केस आते हैं ना उसमें या तो ये वाली चिप खराब निकलती है, मतलब खराब नहीं निकलती, अंदर से शॉर्ट हो जाती है, रिवॉल्व करके लगाओ चल जाती है, या फिर सीपीयू में शॉर्टिंग आती है। इतना समझ में आया? हाँ जी सर। तो अगर बग ठीक होती है तो हमें दूसरा स्टेप क्या लेना है? अगर बग ठीक है तो हमें क्या करना है सेट डेट को रिपेयर करने के लिए? हेलो हेलो, अरे बोलोगे कि? हाँ जी सर। सर अगर बग ठीक है तो क्या करेंगे दूसरा स्टेप में? सर लो एलडी और एलडी वोल्टेज चेक करेंगे। अरे पूरी बग बन रही है। पावर के आसपास के कैपेसिटर चेक करेंगे सर। कैपेसिटर चेक करेंगे। हाँ, पावर आईसी के आसपास के जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनकी रीडिंग लेंगे। हमको कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट नहीं दिखना चाहिए, ठीक है।